टमाटो जो है वो है आपके पास फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटो, जिसको मैकग्रीगर टमाटोज भी कहा जाता है, जिसमें राइपनिंग को साइंटिस्ट ने डिले किया ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। उसी प्रकार से आपके पास अभी ट्रांसजेनिक पोटैटोज भी अवेलेबल हैं, जिनका जो स्टार्च कंटेंट है दैट इज बीइंग ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 20 to 40% बाय यूजिंग अ बैक्टीरियल पर्टिकुलर जीन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जीन। ध्यान दीजिएगा, दिस पर्टिकुलर जीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पोटैटोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टार्च कंटेंट बाय 20 to 40%। तो इसके बारे में भी वैसे रेयर क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाता है ज्यादा बार, क्योंकि और ज्यादा जगहों से क्वेश्चन पूछ ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास बैसिलस थ्रूनियन जेनेसिस, आपके पास कॉटन के बारे में। इसको भी हम अभी देखेंगे कि ये जो आपके पास है ये किस तरह से प्रोड्यूस हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद आपके पास टबैको के बारे में आती है, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक आपके पास काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सीपीटीआई, काउपी ट्रिप्सिन inhibitor gene that has been introduced into the tobacco to show resistance against the pest। तो ध्यान दीजिएगा, बीटी कॉटन और बीटी टबैको तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपके पास टबैको है उसके इनसाइड में साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर जीन इंसर्ट की है जिसका नाम सीपीटीआई है, दैट इज काउ पी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन है, दैट इज शोइंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्ट। तो ये आपके पास जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको रेजिस्ट करने में ये पर्टिकुलर जो आपके पास जीन है ये मदद करती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। उसके बाद आपके पास ट्रांसजेनिक बनानाज आपके पास बनाए हैं, और जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखता है, दीज ट्रांसजेनिक बनानाज कंटेन इन देयर जेनेटिक मटेरियल अ पोर्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन जीन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि इसके पर्टिकुलर जीनोम के अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर जीन इंसर्ट किया है जिसका नाम एंटीरोटॉक्सिन जीन है, वो इशरीशिया कोलाई से हमने बेसिकली निकाला और इस पर्टिकुलर बनानास के अंदर हमने इंसर्ट किया। अब देखिएगा, जो आपके पास इशरीशिया कोलाई है हमें मालूम है वो डायरिया कॉज करती है। तो आपको एक बहुत कॉमन कहावत अगर याद हो तो, हमारे मम्मी पापा जिस समय भी डायरिया हो जाता है तो बहुत कॉमनली आपको केले खाने के लिए कहते हैं, बनानास खाने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? क्योंकि जो आपकी आज की डेट में जो बनानास हमारे पास बाजार में अवेलेबल हैं वो सभी की सभी एक एडिबल वैक्सीन हैं। एडिबल वैक्सीन क्यों बेसिकली हम उनको कहते हैं? क्योंकि यहां पर एंटीरोटॉक्सिन जीन जो है वो आपके पास इशरीशिया कोलाई से निकालकर इन पर्टिकुलर बनानास के अंदर इंसर्ट किए गए हैं, और अगर बनानास आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ये डायरिया से आपको प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि एंटीरोटॉक्सिन जीन जो बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर डायरिया को कॉज करने के लिए, इसको आपके पास इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं बनानास के अंदर आपके पास इंसर्ट किया हुआ है। तो एक एंटीजन पहले से ही डाला हुआ है आपके पास बनानास में, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में शुरुआती दिनों में ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देती है, डायरिया उतना अग्रेसिव फॉर्म में आपको नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे फंडामेंटल हैं, कुछ इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे, उससे ज्यादा हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, एडिबल वैक्सीन से क्वेश्चन पूछी जाती है तो बनानास जो है वो आपके पास एडिबल वैक्सीन है, तो ट्रांसजेनिक बनानास बेसिकली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप बहुत बार पढ़ते आए हैं, तो एग्रीकल्चर में जो आपके पास बीटी कॉटन और बीटी आपके पास टबैको के बारे में आप बहुत कॉमन कहानी पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस थूरियनजेनेसिस। वर्ड क्या है जी? बेसिलस थूरियनजेनेसिस। फसलें बर्बाद होती हैं बेसिकली जो पेस्ट होते हैं, तो पेस्ट को मारने के लिए हम बेसिकली इस बेसिलस थूरियनजेनेसिस का यूज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा कि बेसिलस थूरियनजेनेसिस की बॉडी में से एक पर्टिकुलर जीन हमने निकाला, उस जीन का नाम है दैट इज बीटी जीन। इसको कॉमन भाषा के अंदर क्राई जीन के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस जीन को बेसिकली ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसलेट किया और एक प्रोटीन तैयार की, इसको क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहा जाता है। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन बेसिकली एक टॉक्सिक प्रोटीन है। क्या है? टॉक्सिक प्रोटीन है, लेकिन ये टॉक्सिक तभी है जब बेसिकली ये बॉडी के अंदर एक एल्केलाइन एनवायरनमेंट में घुल जाए, उससे पहले ये एग्जैक्टली में आपके पास कोई टॉक्सिसिटी शो नहीं करती है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया,
साइंटिस्ट ने ये किया कि ये बैसिलस थूरियनजेनेसिस से निकाला हुआ ये पर्टिकुलर जीन जो है ये उन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया जिनको कहीं ना कहीं इंसेक्ट जो है वो आपके पास उन फसलों को खराब कर देते हैं या पेस्ट उन फसलों को खराब कर देते हैं। तो किया गया बहुत सिंपल सी चीज है, बैसिलस थूरियनजेनेसिस से वो क्राई नाम का जीन निकाला और उस जीन को बेसिकली प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब प्लांट के अंदर वो ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा तो एक प्रोटीन तैयार होगी। प्रोटीन का नाम है आपके पास क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अब क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहीं ना कहीं कहां पर अकोमुलेट करती है, मेनली इनटू दी लीव्स और दी स्टेम्स। अब होगा क्या, जो पेस्ट होते हैं बेसिकली उनके जो लार्वाज होते हैं दे विल फीड अपॉन दीज पर्टिकुलर लीफ ऑफ दी प्लांट्स। तो आपके पास वो जो लार्वा है पेस्ट के वो कहीं ना कहीं इन लीव्स को खाते हैं। तो लीव्स को खाने के बाद में ये जो क्राई प्रोटीन है इट विल एंटर इनटू द गट ऑफ दीज पर्टिकुलर लार्वा ऑफ द पेस्ट। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी क्रिस्टलाइन प्रोटीन को एल्केलाइन एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो आपको निकलकर दिखाई पड़ेगी। तो ये जैसे ही लार्वा जो है पेस्ट के इस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन को खाते हैं, ये पर्टिकुलर आपके पास क्रिस्टलाइन प्रोटीन गट ऑफ दिस पर्टिकुलर लार्वा के अंदर आपके पास चली जाती है और इस गट के अंदर बेसिकली आपके पास एक एल्केलाइन एनवायरनमेंट अवेलेबल है। तो जैसे ही एल्केलाइन एनवायरनमेंट के साथ ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन आपके पास जुड़ती है वैसे ही आपके पास ये जो गट की एपिथेलियम है ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है, सेल की लिसिस होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कर सारा का सारा बेसिकली जो गट है वो आपके पास ब्रेक डाउन हो जाती है और ये ऑर्गेनिज्म आपका मर जाता है। अब अगर लार्वा ही मर गए तो आपके पास एग्जैक्टली में जो अडल्ट फॉर्म है वो कहीं ना कहीं बनेंगी ही नहीं और जो अडल्ट फॉर्म या दीज पर्टिकुलर लार्वा जो फसलों को बर्बाद करते थे ये कहीं ना कहीं उन फसलों को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। देखिए यहां एक ऑर्गेनिज्म से हमने जीन निकाला है और दूसरे पर्टिकुलर आपके पास प्लांट के अंदर इसको इंसर्ट किया। तो ये एग्रीकल्चरल यूज है कि बैक्टीरिया का जीनोम का यूज कर रहे हैं हम बेसिकली कहीं ना कहीं प्लांट्स को बचाने में। तो देखिएगा इस बैसिलस थूरियनजेनेसिस का यूज हम बहुत कॉमनली बैसिलस बीटी कॉटन जिसको कहते हैं और बीटी कॉर्न है उसको बनाने में कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर बैसिलस थूरियनजेनेसिस का यूज करते हैं। तो बीटी कॉटन जो है 2002 में हमारे पास बनकर आई क्योंकि बहुत कॉमनली ये जो पेस्ट थे ये कहीं ना कहीं आपके पास इन फसलों को बर्बाद करते थे, कॉर्न को बर्बाद करते थे। अब बात क्या है जी, वो चीज ध्यान रखनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको फिर से पूछी जा चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ये जो बीटी कॉटन है, बैक्टीरियम बैसिलस थूरियनजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बैसिलस थूरियनजेनेसिस एज एन बायो इंसेक्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड दोनों वर्क करती है। तो ये बेसिकली किनको मारने में हेल्प करते हैं, लेप्टिडोप्टेरेंस को, कोलिपेटेरेंस को और डिप्टेरेंस को। तो फ्लाइज, मॉस्किटोज या जो आपके पास बीटल्स होते हैं इनको मारने में कहीं ना कहीं पर्टिकुलर बैसिलस थूरियनजेनेसिस के ये टॉक्सिन्स आपके पास रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दूसरा मैंने अभी बताना है उसको आपने पक्का से ध्यान रखना है। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, द प्रोटीन कोडेड बाय द जीन दैट इज cry1AB and cry2AB कंट्रोल cotton bollworm disease and second is the cry1AB that control the corn borer disease। तो बीटी कॉर्न और बीटी कॉटन को बेसिकली आपके पास बचाने वाले जीन जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो बीटी जो आपके पास कॉटन है वहां से पर्टिकुलर जो आपके पास बैसिलस थूरियनजेनेसिस से हमने जिस जीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया है उसका मेन नाम है, जरा पक्का से ध्यान देते हुए चलिएगा, दैट इज cry2AB। ठीक है जी। और बीटी कॉर्न को बनाने के लिए जो हम बैसिलस थूरियनजेनेसिस से जिस जीन को आइसोलेट करते हैं उसका नाम है cry1AB। तो ध्यान दीजिएगा, ये पक्का से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी और पूछने की टेंडेंसी हो भी सकती है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर मार्क नहीं है इसीलिए मैंने आपको वापिस से बता दिया। चलेंगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अगेन हम पेस्ट को ही कहीं ना कहीं रिमूव करने की कोशिश करेंगे यहां पर भी। तो ध्यान दीजिएगा इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस या एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। मैंने यहां वर्ड डीएनए यूज नहीं किया है, मैंने यहां वर्ड यूज किया है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी दो तरह से हो सकती है, या तो आरएनए का यूज कर या तो डीएनए का यूज कर। ठीक है, तो यहां पर हम इस वाले पर्टिकुलर जो फंडामेंटल है यहां पर
जो टबैको का प्लांट है उसको कहीं ना कहीं पर्टिकुलर बचाने की कोशिश करेंगे एक नीमेटोड से, जिसका नाम आपके पास है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने दो ही स्पेसिफिक टॉपिक यहां से उठाकर आपको पढ़ाने की कोशिश की है और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, एक नीमेटोड है जिसका नाम है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ध्यान दीजिए क्या है ये मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, एक बेसिक निमेटोड है और ये निमेटोड कहीं ना कहीं जो टबैको की फसल होती है उसको बर्बाद कर देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूज की। देखिए कैसे यूज की, उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा। क्या किया, एक पर्टिकुलर जीन आपके पास जो एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं टबैको की फसल को खराब करता है, उस पर्टिकुलर आपके पास कहीं ना कहीं जीन को आइसोलेट कर लिया। ठीक है जी, आइसोलेट कर लेंगे तो क्या होगा, जीन बेसिकली ट्रांसक्राइब करेगा, बेसिकली आपके पास वो प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन वो पर्टिकुलर निमेटोड अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करने वाला है। यही होगा जी, और तो कुछ नहीं करने वाला है, बहुत सिंपल सी फंडामेंटल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि साइंटिस्ट बड़े तेज थे, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट कर कर एक पर्टिकुलरली आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करवाई। जरा ध्यान दीजिए, वर्ड क्या है जी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करवाई। अब जो यूक्रियोटिक स्पीशीज होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज एन डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है। वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं क्या क्या चीजें कह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि साइंटिस्ट ने इसी पर्टिकुलर जीन से आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करवाई और यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूक्रियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एज एन डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह बिहेव करता है। वर्ड क्लियर हो गया जी। अब जरा ध्यान दीजिए क्या किया था, निमेटोड की बॉडी में से जीन निकाला था, इसी जीन को पर्टिकुलरली हमने कहां पर इंसर्ट किया, उसी पर्टिकुलर टबैको प्लांट के अंदर, और उसी टबैको प्लांट के अंदर साइंटिस्ट ने क्या सिंथेसाइज किया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करवाई। वर्ड क्लियर, इतनी सी सिंपल फंडामेंटल समझ आ गई। अब मान लीजिए ये निमेटोड दैट इज मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया इस पर्टिकुलर टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए जाता है, तो वो एंट्रेंस ले लेगा, तो उसकी पर्टिकुलर बॉडी में जो जीन है अपने आप वो क्या करेगा, पहले ट्रांसक्राइब करेगा, फिर वो ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चीज नहीं हो पाएगी। अब क्यों नहीं हो पाएगी, जैसे ही पर्टिकुलर ये नीमेटोड इस पर्टिकुलर टबैको प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और ये जीन जब ट्रांसक्राइब करेगी, जैसे ही आपके पास ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी, इस मैसेंजर आरएनए को बाइंड किसके साथ करना पड़ जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ। और यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब एमआरएनए के साथ में बाइंड कर जाती है तो इस एमआरएनए से वो प्रोटीन नहीं बनने देगी जो एग्जैक्टली में इस टबैको की फसल को बर्बाद कर सकती है। क्योंकि टबैको की फसल तभी बर्बाद होगी जब कहीं ना कहीं नीमेटोड की ग्रोथ लगातार होती रहेगी। तो नीमेटोड की ग्रोथ एक तरह से आपने स्टॉप करवा ली। कैसे स्टॉप करवाई, साइंटिस्ट ने वो जीन पर्टिकुलर नीमेटोड की बॉडी में से निकाला, उससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन पर्टिकुलर टबैको प्लांट के अंदर की। जैसे ही आपके पास मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया उस टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए जाएगा और एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी, उस एमआरएनए को आपके पास ट्रांसलेट होने से बचाने के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एमआरएनए के साथ में बाइंड कर जाएगा। अब प्रोटीन नहीं बनेगी, नीमेटोड की ग्रोथ नहीं होगी, टबैको प्लांट आपका बच जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। या देखिए यहां बहुत कॉमन क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने एमआरएनए को ट्रांसलेट नहीं करने दिया, इसीलिए वर्ड क्या यूज की जा रही है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहां पर देखिएगा बहुत कॉमनली आरएनए और एक स्मॉल लेटर्स में आपके पास आई लिखा हुआ है, इसको आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है या एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पक्का से ध्यान देना है कि एक मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया नाम का आपके पास निमेटोड है जो आपके पास टबैको की फसल्स को बर्बाद करता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी निमेटोड की बॉडी में से जीन को निकाला, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन टबैको प्लांट के अंदर करवाई। जब ये निमेटोड उस पर्टिकुलर टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए जाएगा और जीन पर्टिकुलर ट्रांसक्राइब कर एमआरएनए बनाएगी, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज एन डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ यूक्रियोट जो है वो आपके पास इस एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगी और आपके पास प्रोटीन वो वाली
वाली बनने नहीं देगी जो टबैको प्लांट को बर्बाद कर सकती है। ये पक्का से ध्यान रखिए, ये जो निमेटोड है, चाहे वो मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया है, ये जीन एज सच में जो आइसोलेट किया गया है, ये वही वाला जीन है जिसकी वजह से निमेटोड की ग्रोथ होती है। तो उसी जीन से साइंटिस्ट ने टबैको की प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन की है। तो इसका मतलब है जो कोडोनिक सीक्वेंसेस निमेटोड अपनी बॉडी के अंदर इस जीन की मदद से बनाता है, वही सीक्वेंसेस एज सच आपके पास आप साइंटिस्ट ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए में बनाए। तो जरा यहां पर दिखाया भी है, जरा देखिए, ये एमआरएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ बाइंड किया है। तो डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होती है वो यूकैरियोट की बॉडी के अंदर एज एन डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करती है। डिफेंस क्या कर रही है वो आपके पास उस एमआरएनए की आपके पास ट्रांसलेशन को रोक देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर हो सकती हैं। तो आपके पास यहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने क्या किया, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया की बॉडी के अंदर जो जीन है उससे बनने वाले एमआरएनए की आपके पास ट्रांसलेशन को स्टॉप कर दिया, ताकि उस निमेटोड की ग्रोथ ना हो सके। ग्रोथ नहीं होगी तो आपके पास टबैको प्लांट बच जाएगी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट भी यही टबैको प्लांट है। ध्यान दीजिएगा किस चीज को इन्फेक्ट कर रही है वो, स्पेसिफिकली द रूट्स ऑफ द टबैको प्लांट एंड कॉजेज रिडक्शन इन द यील्ड। द इन्फेस्टेशन ऑफ दीज निमेटोड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था हिरुडिन के बारे में कि ब्रासिका नेपिस के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हिरुडिन आपको मिलती है, और वो जीन बेसिकली आपके पास जो हिरुडिन बनाने वाला है, जो एज एन एंटीकोगुलेंट बिहेव करता था, वो ब्रासिका नेपिस की पर्टिकुलर जीनोम के साथ इंटीग्रेट करवाया। जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुई तो वो जो आपके पास पर्टिकुलर हिरुडिन बनी वो आपके पास सीड्स के अंदर इकट्ठी हो जाती है। जब इन सीड से पर्टिकुलर उस ऑयल को निकाला जाता है तो उस ऑयल की कैपेबिलिटी है एज एन एंटीकोगुलेंट बिहेव करना। तो इसको हम कल भी पढ़ लिए थे, मैंने आज फिर से एक थोड़ा सा डिक्टेट कर दिया। बात आई थी एक और जिसका नाम था आपका फ्लेवर सेवर वैरायटी या मैकग्रीगर टमेटोज के बारे में कहा जाता है, उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। जरा ध्यान दीजिए, हमें मालूम है किसी भी पर्टिकुलर जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग जो होती है वो तभी होती है जब आपके पास पेक्टिन की आपके पास डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाए। तो पेक्टिन की डिग्रेडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है उसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ध्यान दीजिए, कई बुक्स के अंदर इस फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटो और मैकग्रीगर टमाटो किस तरह से आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए उसके बारे में बहुत सारी गलत कहानी लिखी हुई है, तो उसको नहीं पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा आपने वही ध्यान रखनी है। जरा ध्यान दीजिए, साइंटिस्ट ने यहां पर क्या किया, साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बनाने वाले एंजाइम का आपके पास जीन जो है उसको आइसोलेट कर लिया। सेम वही चीज करेंगे जी। इस जीन से बेसिकली हमें मालूम है कि एमआरएनए बन सकता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस एमआरएनए से आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेसिकली इस चीज में हेल्प करेगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैसेंजर आरएनए से आपके पास साइंटिस्ट ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस की। अब सिंपल सी बात है, ये चीज हो गई। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को उन्होंने क्या किया, इन टमाटो प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब टमाटो प्लांट के अंदर जब इंसर्ट किया तो हमारे पास एक कॉमन फंडामेंटल है, प्लांट के अंदर बेसिकली जो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज वाला जीन अपना है वो तो बेसिकली आपके पास क्या करने वाला है, ट्रांसक्राइब करेगा। तो ट्रांसक्राइब करने पर बेसिकली मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। इस मैसेंजर आरएनए से अब वो प्रोटीन दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज नहीं बनेगा एंजाइम। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है इसकी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। अब जब ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रोटीन बेसिकली आपके पास जो है वो यहां पर है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, हमें ये मालूम है। तो इसका मतलब ये है कि मैसेंजर आरएनए की यहां पर ट्रांसलेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ने रोक दी है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को एंटीसेंस डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये भी एंटीसेंस ही है, यहां पर भी एमआरएनए की जो ट्रांसलेशन है उसको कहीं ना कहीं हमने रोकने की कोशिश की है। लेकिन जब हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया में, तो वहां पर हमने एमआरएनए की सिंथेसिस को, एमआरएनए से
जो आपके पास प्रोटीन के बनने की जो सिंथेसिस है उसको रोकने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यहां पर आपके पास एमआरएनए की जो ट्रांसलेशन है उसको रोकने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस करवाई है। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल का। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हमें पता लग गए। अब आपके पास कहीं ना कहीं फॉरेन जीन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनिमल्स, और उन पर्टिकुलर आपके पास अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है। ध्यान दीजिएगा इन पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल से हमारे को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, दे आर डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ द जीन रेगुलेशन एंड their effect on the normal function of the body by introducing genes from the other species that alter the formation of this factor and studying biological effects that results। सिंपल सी बात है, हमें किसी ना किसी ह्यूमन के ऊपर आपके पास ट्रायल्स नहीं किए जा सकते हैं डायरेक्टली, तो उस जीन का बिहेवियर हमें नॉर्मली कभी अगर पता करना हो कि वो जीन जो हमें लगता है कि हमारा डिजायरेबल है और उससे हम प्रोडक्ट जो है वो बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्या उस पर्टिकुलर जीन की वजह से कहीं ना कहीं नॉर्मली फंक्शनिंग होती भी है बॉडी की या नहीं होती है, तो उसके लिए हमें इन पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस को स्टडी करने के लिए भी हम पर्टिकुलर इन आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हुए आज की डेट में नजर आते हैं। चाहे वो कैंसर हो गया, चाहे अल्जाइमर्स डिजीज हो गई, पार्किंसंस डिजीज हो गई, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गई, डायबिटीज मेलाइटिस हो गई, इन सब डिजीजेस को जो हेरिडिटरी डिजीजेस हैं और उन पर्टिकुलर जीन्स का बिहेवियर किस तरह से आपके पास उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर हो रहा है जिसकी वजह से एज सच में ये सारी की सारी डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं, उन पर्टिकुलर बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए हम कहीं ना कहीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आज की डेट में यूज करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हमारी जरूरत के होते हैं उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक आपके पास इन पर्टिकुलर एनिमल्स का यूज करते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको एक चीज के बारे में बताया था, दैट इज अल्फा एंटीट्रिप्सिन के बारे में, जो आपके पास एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। उसके अलावा आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर द पार्चुरेशन कभी कभार आपके पास उतना मिल्क की आपके पास सिक्रीशन मदर नहीं कर पाती है, कई बार सर्जरीज फीमेल की परफॉर्म होती हैं, तो उस दौरान में बच्चे को मदर मिल्क के अंदर जो है जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जिसकी जरूरत होती है उसका नाम है लैक्ट एल्बुमिन। तो लैक्ट एल्बुमिन जो होती है वो उनको नहीं मिल पाती है बच्चों को, क्योंकि मदर का मिल्क उनको नहीं मिल पाता है। तो क्या किया जाता है, फीमेल की बॉडी में से साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर जीन जो है वो आइसोलेट कर लिया जो आपके पास एल्बुमिन नाम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन नाम का जो पर्टिकुलर आपके पास जीन है, इसको काऊ के पर्टिकुलर जीनोम के साथ में हमने इंटीग्रेट किया। तो जो काऊ का मिल्क होता है, अगर मदर का मिल्क बच्चे को अवेलेबल नहीं हो पाता है तो उस ट्रांसजेनिक काऊ का अगर मिल्क उसको पिलाया जाए तो उसके मिल्क के अंदर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जैसी आपके पास ह्यूमन के मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है वो उसको मिल जाती है। बच्चे को न्यूट्रिशनल इंबैलेंसेस कभी ना जो क्रिएट होने होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन के बारे में और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, चलेंगे। इसके अलावा इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज करते हैं वैक्सीन सेफ्टी को देखने के लिए। तो ध्यान दीजिए, आज की डेट में सबसे पहले जब ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं वैक्सीन के, तो सबसे पहले हम माइस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर माइस के ऊपर आपके पास उसके जीनोम के थ्रू अगर हमें ये पता लग जाए कि ये जो आपके पास वैक्सीन है ये माइस के ऊपर बिल्कुल सेफ है, तो तभी जाकर अदर जो मोड ऑफ ट्रायल्स है मंकीज के ऊपर किए जाते हैं और लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर आपके पास ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल किए जाते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से आपके पास बिहेवियर जो है वो टॉक्सिक हो सकती है, तो उन केमिकल सेफ्टी के लिए भी कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलरली ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज करते हुए नजर आते हैं। इसमें जितना भी ये फंडामेंटल हम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसमें कहीं ना कहीं कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, ठीक है।
अब एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? देखिए, आप एक पर्टिकुलर एनिमल का यूज कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर प्लांट्स का यूज कर रहे हो, उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए उसका यूज कर रहे हो, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स उससे यूटिलाइज करने के लिए कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ हार्म तो पहुंचाते हैं। अब कितने लेवल का वो हार्म पहुंचेगा, नहीं होगा, क्या हम पर्टिकुलर उन सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए सेटअप की हुई है जो इन सारी की सारी चीजों को देखती है, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली रिसर्चेस होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं, ये सारे के सारे डिसीजन एक कमेटी के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं जिनका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसको GEAC के नाम से भी जाना जाता है। बाद आपके पास जो एथिकल इश्यूज सबसे कॉमन आपको नजर आती है वो है आपके पास बायो पेटेंसी या बायो पेटेंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पेटेंट क्या होता है? अ पेटेंट इज राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट others from making commercial use of his invention. Now patents are granted for biological entities and for products derived from biological resources। देखिए, बहुत कॉमन भाषा में अगर इसको समझा जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई डिस्कवरी कर दी है, वो मेरी अपनी डिस्कवरी है। अब मान लीजिए मैंने वो डिस्कवरी अपने नाम के ऊपर एक तरह से दर्ज नहीं करवाई कि वो मैंने आविष्कार किया है। मान लीजिए उस पर्टिकुलरली चीज को कोई और अपने नाम के ऊपर जो है वो बोल देता है कि मैंने ये चीज की और उसका पेटेंट ले लेता है। तो पेटेंट क्या है? ये गवर्नमेंटेल एक राइट है, ये उस पर्सन को दिया जाता है जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो इन्वेंशन की होती है। तो आज की डेट में जो ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कहीं ना कहीं या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं जो आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, इनके भी पेटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के नाम पर भी हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर भी हो सकते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर भी हो सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो आपके पास जिसके नाम के ऊपर वो आपके पास बायो पेटेंट रजिस्टर हो जाएगा, वो पर्टिकुलर उसके द्वारा जितने भी पर्टिकुलर डिसीजंस होंगे और उसके द्वारा जो भी कमर्शियल यूटिलाइजेशन होगी, उससे जो आने वाली इनकम होगी, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अब यहां पर समझिए एक और फंडामेंटल है, वो है बायो पायरेसी का। पायरेसी क्या होती है? पायरेसी है कि डुप्लीकेट कॉपीज बना लिया आपने विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन और द कंट्रीज। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए क्या हुआ। बायो पायरेसी में क्या होती है? इट इज अ टर्म बेसिकली यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries or people concerned with compensatory payment। ध्यान दीजिए, एक चीज को मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो बायोपायरेसी होती है ना, ये लीगल है। लीगल का मतलब ये है, अब लीगल कब है? जैसे मान लीजिए मुझे ये पता है, अगर मैं आविष्कारक नहीं हूं लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी ने जो आविष्कार किया है, मैं उस आविष्कार की कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफिकेशन कर कर नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहता हूं, या उसी आविष्कार को कहीं ना कहीं ब्रॉडर स्केल के ऊपर उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं एज एन पर्सन जो है उस पर्टिकुलर पर्सन से जिसके नाम के ऊपर वो पेटेंट रजिस्टर है, मैं उससे परमिशन लूंगा। मैं उससे ये परमिशन लूंगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, जो उसकी एवज में वो कंपनसेटरी पेमेंट मुझसे चाहता है, मुझे वो कंपनसेटरी पेमेंट्स उसे देने पड़ेगी, तभी जाकर वो डॉक्यूमेंटेड होगा। और अगर उसने वो अप्रूवल दिया तो ही मैं उस पर्टिकुलर पेटेंट को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर पाऊंगा, उससे कहीं ना कहीं जो आपके पास प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उसको ब्रॉडर स्केल के ऊपर कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर सकता हूं, उससे मैं कुछ कमाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, उस जिसके नाम के वो पेटेंट रजिस्टर है, अगर उससे मैं वो परमिशंस नहीं लेता हूं, तो ये फिर इलीगल हो जाती है। अदरवाइज बायोपायरेसी जो है वो एक तरह से लीगलाइज्ड है, ऐसा नहीं है कि वो लीगल नहीं है, लेकिन जिस पर्टिकुलर कंपनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ऊपर वो पेटेंट रजिस्टर होते हैं, अगर वो चाहती है कि मुझे कोई ना कोई कंपनसेटरी पेमेंट्स की जरूरत है, अगर वो उसकी अपनी इच्छा है, अगर वो बोलेगा जी मुझे पेमेंट दे दो, तभी जाकर मैं आपको बेसिकली कहीं ना कहीं अलाउंस दूंगा कि आप मेरे इस एक्सपेरिमेंट को यूज करिए।
अगर वो कंपनसेटरी पेमेंट लेने से मना करना चाहता है, ये भी उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी तब तक आपके पास ग्रांटेड बायो पायरेसी नहीं होगी। अदरवाइज ये एक इलीगल पार्ट भी है कि अगर आपने बायो पेटेंट से कहीं ना कहीं परमिशन, जिसके नाम के ऊपर वो रजिस्टर है, उससे परमिशन आपने नहीं ली है। अमेरिका की एक कंपनी थी, उसका नाम था राइसटेक, RICETECH। राइसटेक नाम की कंपनी ने, इंडियन कंपनीज ने क्या किया कि आपके पास कहीं ना कहीं वो बासमती का जो पेटेंट था वो रजिस्टर नहीं करवाया। अब रजिस्टर नहीं करवाया तो आपके पास जो अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम राइसटेक था, उन्होंने वो पर्टिकुलर आपके पास पेटेंट जो था अपने नाम पर रजिस्टर करवा दिया, और उन्होंने उससे नई वैरायटीज ऑफ बासमती जो थी वो लगातार आपके पास कहीं ना कहीं बनाते गए। अब इससे उनको तो फायदा हो रहा था, लेकिन इंडियन बासमती जो थी आपके पास, उनके जो आविष्कार वो नए नए कर रहे थे उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो इंडियन साइंटिस्ट को ये चीज पता लग गई, और उन्होंने जो आपके पास वर्ल्ड कोर्ट होती है, वर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद दीज पर्टिकुलर फार्मर्स जो थी, जो ये सारे के सारे काम कर रहे थे, एक पर्टिकुलर केस फाइल आउट किया, और बाद में जाकर इंडिया को वो पेटेंट बैक मिली। इसीलिए आज की डेट में जितनी भी बासमती या उसकी वैरायटीज जितनी भी हैं, उनके पेटेंट आज की डेट में इंडिया के पास ही अवेलेबल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, यहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछी जाती है। तो भूलिएगा मत कि बायो पेटेंट क्या होता है, बायो पायरेसी क्या होती है।